कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी तंस के साथ गाड़ी में बैठकर राणा मेंशन से निकल गई। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। वो प्रांस की गाड़ी को ढूंढ रही थी। तंस उसके एक्सप्रेशंस देखकर बोला, वैसे मुझे पता है कि बड़े भैया कौन से मॉल गए होंगे। आपको उस मॉल जाना है क्या? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, मैं उस मॉल में क्यों जाऊं? मुझे आप किसी भी मॉल में लेकर जा सकते हैं, बस वहां पर सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए। मुझे अच्छी अच्छी शॉपिंग करनी है। तंस हल्का सा मुस्कुराया। वो जानता था कि पंखुड़ी बोल नहीं रही है, लेकिन उसे जाना उसी मॉल में है जहां पर प्रांस भक्ति को लेकर गया होगा। वहीं दूसरी तरफ आश्रय अपने किसी काम के चलते राणा मेंशन में आया। आते ही वो सीधा अपने रूम में गया और उसकी नज़रें पूरे रूम में घूमने लगी। वो पंक्ति को ढूंढ रहा था, लेकिन पंक्ति उसे वहां नजर नहीं आई। वो कुछ सोचते हुए बोला, ये कहाँ पर गई? बाहर भी कहीं दिखाई तो नहीं दी थी। घर पर भी है या फिर सच में प्रांस भाई के साथ शॉपिंग पर गई है? ये बोलते हुए वो पंक्ति और प्रांस के बारे में ही सोच रहा था। वो जिस फाइल को लेने के लिए घर आया था, उसने कैबिनेट से वो फाइल ली और बाहर की तरफ आया, लेकिन बाहर जाते जाते वो अचानक से रुका और फिर इधर उधर अपनी नज़रें घुमाने लगा। पंक्ति तो उसे वहां पर कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे रागिनी नजर आई, जो सृष्टि के रूम में जा रही थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, चाची, घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? आई मीन घर काफ़ी खाली खाली लग रहा है। कहीं भाभी एक बार फिर से तो अपने मायके नहीं चली गई? रागिनी ने अपना चेहरा नामे हिलाया और बोली, नहीं, वो अपने मायके नहीं गई, बल्कि शॉपिंग पर गई है। वो प्रांस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आश्रय मुस्कुराते हुए बोला, चलो अच्छा है, उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन भाभी के अलावा? रागिनी उसका सवाल पूरा होने से पहले ही बोली, ओ भाभी के देवर, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारी भाभी तुम्हारे भाई के साथ नहीं गई। आई मीन वो गई तो तुम्हारे भाई के साथ है, लेकिन प्रांस के साथ नहीं, तंस के साथ। और प्रांस भी शॉपिंग पर ही गया है, लेकिन उसके साथ उसकी बीबी नहीं, बल्कि तुम्हारी बीबी गई है। ओ गॉड, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं तो सृष्टि के पास जा रही हूँ गप्पे लड़ाने। ये बोलकर वो सृष्टि के रूम में चली गई और आश्रय अपनी जगह पर खड़ा रह गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, पता नहीं प्रांस भाई का दिमाग भी आजकल कहाँ घूमने लगा है। उनको शॉपिंग भाभी को करवानी चाहिए, लेकिन नहीं, वो इस मोहतरमा को अपने साथ ले गए। अब पता नहीं ये वहां पर जाकर क्या ही कांड करेगी, इससे पहले कि उसकी वजह से भाई और भाभी में कोई प्रॉब्लम हो। मुझे वहां पर जाना होगा। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ निकल रहा था। वो भी बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा। उसने जल्दी से तंस को मैसेज किया ताकि उससे उसकी लोकेशन पूछ सके, और जैसे ही उसके पास वो लोकेशन आई, उसने तुरंत अपनी गाड़ी उस मॉल की तरफ घुमा दी जहां पर प्रांस, पंक्ति, तंस, पंखुड़ी और अब आश्रय भी जाने वाला था। तकरीबन 20 मिनट बाद प्लाजा मॉल प्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी और वो पंक्ति के साथ गाड़ी से बाहर निकला। अभी वो लोग वहीं पर खड़े थे कि एक गाड़ी और वहां पर आकर पार्क हुई और उसमें से पंखुड़ी और तंस बाहर निकले। बाहर आते ही पंखुड़ी की नज़रें प्रांस पर गई। प्रांस के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आई और पंखुड़ी ने उसे देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रांस मन ही मन बोला, पागलों की तरह मेरे पीछे आओगी, लेकिन फिर भी एटीट्यूड दिखाओगी। कहीं तुम्हारा ही एटीट्यूड तुम्हें महंगा ना पड़ जाए हॉस्पिटल। आई तो तुम शॉपिंग करने हो, लेकिन अगर मेरे हाथ आ गई तो तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन बिना शॉपिंग प्लेजर कैसे फील होता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पंखुड़ी को वहां पर देखकर पंक्ति का चेहरा एक बार फिर से डर से थोड़ा सहम गया था, लेकिन अभी क्या था? अभी तो उसकी नज़रें आश्रय पर जाना बाकी थी, जो अभी अभी वहां पर अपनी गाड़ी पार करके गाड़ी से बाहर निकला। और बाहर निकलते ही उसकी नज़रें पंक्ति पर गई। उसे वहां पर देखकर पंक्ति के होश उड़ गए और आश्रय की नज़रें उस पर गहरी हो गई। प्रांस ने पंक्ति का हाथ पकड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में ही पंखुड़ी तंस के साथ खड़ी थी। वो पंखुड़ी के पास रुका और फिर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, पंक्ति, लोग पीछा करना नहीं छोड़ते ना। आई मीन वैसे तो भर भर कर एटीट्यूड दिखाएंगे और फिर हमारे पीछे पीछे भी आएंगे। लोग ऐसे क्यों होते हैं?
पंक्ति के चेहरे पर एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे मन ही मन कह रही हो, ए मुरी मैया मुझे बचा लो। पंखुड़ी भी अपनी गहरी नज़रों से फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, कुछ लोगों का पता होता है कि हम उनके लिए पागल हैं, लेकिन फिर भी वो हमें तड़पाने में पीछे नहीं हटते ना। पता नहीं हमें तड़पा कर उन्हें कौन सा सुकून मिलता है। बताना ज़रा पंक्ति, कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं? उसका सवाल सुनकर फ्रांस की वो तिरछी मुस्कुराहट थोड़ी और ज़्यादा लंबी हो गई और उन दोनों का टसन देखकर तंस का गला भी सूखने लगा। वो पंखुड़ी के पास आया और बोला, चले भाभी। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और बोली, हाँ चलिए ना तंस देवर जी। ये बोलकर वो तुरंत आगे की तरफ बढ़ गई और फ्रांस उसकी मटकती हुई कमर देखने लगा। गुस्से में वैसे भी पंखुड़ी बहुत बवाल लगती थी, लेकिन उसका ये कमर मटकाना तो और भी ज़्यादा बवाल था। पंखुड़ी के लिए हसरत उसके चेहरे पर ही नज़र आ रही थी। वहीं पंक्ति की नज़रें आश्रय पर थी और आश्रय गुस्से से उसे घूर रहा था। आश्रय ने जैसे ही अपने कदम पंक्ति की तरफ बढ़ाए, फ्रांस पंक्ति का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ गया और आश्रय बस उन्हें जाते देखता रह गया। आश्रय इरिटेट होते हुए बोला, ये लड़की सच में मेरा दिमाग खराब कर रही है। अपनी आंखों से भाई और भाभी के बीच बढ़ती हुई लड़ाई देखकर, उनकी बातें सुनकर भी ये लड़की पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही। इधर फ्रांस शॉपिंग करने तो आ गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या शॉपिंग करे। तभी उसे सामने एक डिज़ाइनर हाउस नज़र आया। अगर पंक्ति उसके साथ यहाँ तक आई है तो बाकी तो पता नहीं, लेकिन उसका पंक्ति के लिए शॉपिंग करना तो बनता ही था। वो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, चलो मेरे साथ। ये बोलते हुए उसने पंक्ति का हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर उस डिजाइनर हाउस में आ गया। वहीं उसके पीछे पीछे चल रही पंखुड़ी ने अब उसे डिजाइनर हाउस में जाते हुए देखा तो उसने तुरंत अपना चेहरा तंस की तरफ घुमाया और बोली, आपके पास पैसे हैं ना? तंस हैरानी से बोला, कैसी बात कर रही हैं आप पंखु भाभी? तंस घर के पास पैसे नहीं होंगे क्या? आप बताइए, आपको क्या लेना है? अगर आप कहें तो पूरा माल आपको खरीद दूं। पंखुड़ी झट से बोली, पूरा माल नहीं चाहिए, वो मैं अपने खट्टे नींबू को बोल दूंगी खरीदने के लिए, लेकिन फिलहाल मुझे उस डिजाइनर हाउस में से ड्रेस चाहिए। ये बोलते हुए उसने उस डिजाइनर हाउस की तरफ उंगली की। तंस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बस इतनी सी बात, चलिए अभी आपकी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये बोलकर वो पंखुड़ी को वहाँ पर लेकर जाने लगा, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसके फ़ोन पर रिया का कॉल आ रहा था जो मॉल में पहुंच चुकी थी। जैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ उसने पंखुड़ी को देखते हुए कहा, भाभी बस 1 मिनट। ये बोलकर उसने तुरंत रिया का कॉल रिसीव किया और रिया उसे अपनी लोकेशन बताने लगी। कुछ ही पलों में रिया उसके सामने आई तो वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। पंखुड़ी भी मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देख रही थी। रिया ने फिलहाल उसे दूर से हाय बोला तो पंखुड़ी ने भी अपना हाथ हिला दिया। तंस ने फिलहाल रिया को अपने गले से लगाया हुआ था। वो हमेशा रिया से यूं ही मिलता था। तभी आश्रय पंखुड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, ये सब आप क्या कर रही हैं भाभी? आई नो आपको बुरा लग रहा है ना कि पंक्ति फ्रांस भाई के साथ आई है, लेकिन पंक्ति की तरफ से मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। पंखुड़ी मासूम सा फेस बनाकर बोली, आप सॉरी मत बोलिए, मुझे बुरा इस बात का नहीं लगा कि पंक्ति उनके साथ शॉपिंग के लिए आई है। बुरा तो मुझे इसलिए लग रहा है कि मुझे तो कोई शॉपिंग ही नहीं करवा रहा, सब लोग अपने अपने में बिजी हैं, मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। ये बोलते हुए उसने जिस तरह से इनोसेंट सा फेस बनाया हुआ था, आश्रय तुरंत बोला, आप ऐसा मत कहिए भाभी, मैं हूं ना आपके साथ, आप मुझे बताइए आपको क्या लेना है। पंखुड़ी ने एक बार फिर से उस डिजाइनर हाउस की तरफ इशारा किया और बोली, वहाँ से खूबसूरत सी ड्रेस लेनी है, आप दिलाएंगे क्या? आश्रय ने सामने डिजाइनर हाउस की तरफ देखा। उसे भी फ्रांस और पंक्ति वहाँ पर जाते हुए दिखाई दिए थे। वो तुरंत बोला, क्यों नहीं भाभी, आप एक बार हुक्म कीजिए, आपको जो चाहिए होगा आपको वही मिलेगा। आइए आप मेरे साथ चलिए, फिर आप एक क्या बेशक से 1000 ड्रेस ले लीजिएगा। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी का हाथ पकड़ा और उसे डिजाइनर हाउस की तरफ लेकर बढ़ गया। इधर तंस रिया से अलग हुआ और पलटकर पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। वहाँ पर पंखुड़ी को ना देखकर वो हैरानी से बोला, भाभी कहाँ गई? ये बोलते हुए उसकी नज़र सामने की तरफ गई। वहीं रिया भी हंसते हुए बोली, लगता है भाभी तो आश्रय भाई के साथ शॉपिंग पर गई।
वेल, अब भाभी तो आश्रय भाई के साथ शॉपिंग करने वाली हैं, लेकिन तुम चाहो तो तुम मुझे शॉपिंग करवा सकते हो। वैसे भी हमारी वेडिंग डेट पास आने वाली है, सो आई डोंट माइंड अगर तुम मुझे एक खूबसूरत सा लहंगा लेकर दो। ये बोलते हुए उसने तंस के सीने पर अपना हाथ रख दिया और फिर अपनी उंगली उसके सीने पर गोल गोल घुमाने लगी। तंस ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचा और बोला, एक क्या बेशक से 10 आउटफिट ले लो, लेकिन तुम्हें उन्हें ट्राई मेरे सामने करना होगा। अगर मंजूर है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी बात सुनकर रिया का चेहरा भी लाल होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ प्रांस पंक्ति के साथ काउंटर पर खड़ा था और सामने ही ओपन क्लोजेट पर बहुत सारी ड्रेस लगी हुई थी। इसके साथ ही एक ओपन क्लोजेट और था जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ और ब्लाउज टंगे हुए थे। हालांकि पंक्ति के पास बहुत सारी खूबसूरत साड़ियाँ और ड्रेस पहले से ही थी, लेकिन वो साड़ी या तो उसके मायके से थी या फिर उसके ससुराल से, और दोनों ही तरफ से उसने अपने लिए कोई शॉपिंग नहीं की थी। बस उसे जो लाकर दिया गया वो उसे पहन रही थी, लेकिन यहाँ आज वो पहली बार अपने लिए कुछ पसंद करने आ रही थी। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, कौन सी ड्रेस पसंद आई तुम्हें? उसका सवाल सुनकर पंक्ति कोई जवाब देती उससे पहले ही वहाँ पर आश्रय और पंखुड़ी आकर खड़े हुए। आश्रय ने पंखुड़ी के लिए क्लोजेट खुलवाए और फिर पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, बताओ भाभी, आपको क्या चाहिए? कैसी ड्रेस लेना पसंद करेंगी आप? साड़ी या फिर कोई गाउन? एक्चुअली मुझे लगता है कि आपको कोई गाउन ट्राई करना चाहिए या फिर कोई वेस्टर्न ड्रेस। ये बोलते हुए उसकी नज़रें प्रांस पर गई और वेस्टर्न ड्रेस का नाम सुनकर ही प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। पंखुड़ी ने भी जब वेस्टर्न ड्रेस का जिक्र सुना तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। जब उसने आश्रय की कॉकटेल पार्टी पर वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी तो प्रांस की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो उस वक्त को याद करते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, हम एक काम करते हैं, मेरे लिए एक वेस्टर्न ड्रेस लेंगे। तभी वहाँ पर तंज की आवाज़ गूंजी, और आपकी दूसरी ड्रेस मेरी पसंद के हिसाब से होगी भाभी। आई मीन वो ड्रेस जो आप मेरी कंपनी के इनॉग्रेशन पर पहनने वाली हैं। क्या मैं उस ड्रेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ? पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा हाँ में हिला दिया। रिया पंखुड़ी की तरफ देखकर बोली, आप ठीक तो है ना भाभी? पंखुड़ी ने एक नज़र प्रांस की तरफ देखा और फिर टोंट मारते हुए बोली, सबको मेरी फिक्र है, लेकिन पता नहीं क्यों बस एक उन्हें ही मेरी फिक्र नहीं है। प्रांस भी अपनी टेढ़ी नज़रों से उन चारों की तरफ देख रहा था। अब उसने अपना चेहरा पंक्ति की तरफ घुमाया और बोला, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रही पंक्ति, तो हम किसी और स्टोर पर भी चल सकते हैं। पंक्ति तुरंत बोली, नहीं ऐसा नहीं है भाई, आई मीन मुझे ये एक वाइट ड्रेस और ये वाली ब्लैक ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, हम ये ले सकते हैं। वहाँ पर खड़ी सेल्स गर्ल तुरंत बोली, आप एक काम कीजिए, आप इन दोनों ड्रेसेस को ट्राई करके देख लीजिए ताकि हमें फिटिंग वगैरह का पता चल जाए। ट्राई करने का जिक्र सुनकर ही पंक्ति के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसकी नज़र तुरंत आश्रय की तरफ उठ गई जो पहले से ही उसे घूर कर देख रहा था। वैसे तो पंक्ति उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, लेकिन जब कोई मोमेंट आता तो वो चाह कर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाती। लेकिन जब उसने आश्रय की नज़रें खुद पर महसूस की तो उसने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और उसकी ये हरकत देखकर आश्रय की गुस्से से मुट्ठियां कस गई। वहीं पंक्ति झट से बोली, ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है ये मेरे ही साइज़ की है। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, अगर वो लोग कह रहे हैं ट्राई करने को तो ट्राई कर लो ना पंक्ति, वैसे भी लोगों को लगता तो बहुत कुछ है, ज़रूरी तो नहीं कि जो उन्हें लगे वो बिल्कुल ठीक हो। ये बोलते हुए उसने अपनी तिरछी नज़रें पंखुड़ी पर डाली और पंखुड़ी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। पंक्ति हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ठीक है, अगर आप कहते हैं भाई तो मैं ये दोनों ड्रेस अपने साथ ले जाती हूँ, इन्हें ट्राई करके देख लूँगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता दूंगी, वरना ये दोनों ड्रेस हम पैक करवा लेंगे। उसकी बात पर प्रांस ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फिर पंक्ति उन दोनों ड्रेस को लेकर वहाँ से चली गई। वहीं उसके जाते ही आश्रय ने एक वेस्टर्न ड्रेस उठाकर पंखुड़ी की तरफ बढ़ाया और बोला, आप इसे ट्राई करके देखिए ना भाभी। अभी वो बोल ही रहा था कि तंस ने भी एक पिंक कलर की साड़ी उठाई और पंखुड़ी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पहले इसे ट्राई करके देखिए। आश्रय गुस्से से बोला, पहले भाभी मेरी दी हुई ड्रेस ट्राई करेंगी? तंस भी तुरंत बोला,
पहले भाभी मेरी दी हुई ड्रेस ट्राई करेंगी, वो यहाँ पर मेरे साथ आए थे। आश्रय बोला, लेकिन उन्हें इस स्टोर में मैं पहले लेकर आया हूँ। तंस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, पहले आप मेरी दी हुई ड्रेस ट्राई करेंगे ना भाभी। आश्रय भी झट से बोला, कह दीजिए इसे भाभी कि पहले आप मेरी पसंद की हुई ड्रेस ट्राई करेंगी। पंखुड़ी ने एक साथ उन दोनों ड्रेस को लिया और जल्दी से बोली, मैं इन दोनों को एक साथ ट्राई कर लूँगी, आप दोनों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लड़ाई करना बुरी बात होती है देवर जी, इसलिए नो लड़ाई, ओके, वरना मैं सासू माँ को शिकायत लगा दूँगी। उसकी बात पर आश्रय और तंस दोनों ने उसे घूर कर देखा। उनको नो लड़ाई का टैग दिखाने वाली उनकी भाभी खुद सबसे ज़्यादा लड़ाकू थी और उनका लड़ाकू विमान हमेशा उनके ही भाई की तरफ तैयार रहता था। पंखुड़ी ने अब रिया की तरफ देखा और बोली, मैं ड्रेस ट्राई करने जा रही हूँ, तुम पीछे से दोनों देवर जी का ख्याल रखना, वापस से लड़ाई ना करें। रिया ने अपना चेहरा हाँ में हिलाई और बोली, यस बॉस। पंखुड़ी तुरंत वहाँ से ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गई, लेकिन जाते जाते उसने अपनी टेढ़ी सी नज़रें प्रांस पर डाली, जो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। पंखुड़ी और किसी और की पसंद की हुई ड्रेस पहने, ऐसा होना भी भला कैसे ही पॉसिबल था। प्रांस के चेहरे का गुस्सा ही बता रहा था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगा। वहीं पंखुड़ी के जाते ही आश्रय ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और बोला, मैं बस अभी आया। ये बोलते हुए वो वहाँ से साइड में चला गया, लेकिन बाहर जाने की बजाय वो पीछे की तरफ बने हुए ट्रायल रूम की तरफ बढ़ गया। वो यहाँ आया तो देखा पंखुड़ी ट्रायल रूम के अंदर जा रही थी और उसके ट्रायल रूम से 2 ट्रायल रूम छोड़कर तीसरे ट्रायल रूम का दरवाज़ा बंद था। मतलब पंक्ति उसी वाले ट्रायल रूम में थी। वो तुरंत उस ट्रायल रूम के बाहर आया और उसने जैसे ही हल्का सा दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाज़ा खुल गया। अगर पंखुड़ी का दिमाग नहीं चलता था तो पंक्ति का दिमाग भी कहाँ चलता था। डर के मारे उसने ट्रायल रूम का दरवाज़ा बंद करना ही भूल गए। वो इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी और जो गाउन उसने पसंद किया था उसे पहनकर उसकी जीभ बंद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ जीभ तक जा ही नहीं रहा था। तभी किसी ने पीछे से उस जीभ को पकड़ा और उसे हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हुए बोला, हाथ तो तुम्हारा तुम्हारी जीभ तक भी नहीं आता, लेकिन तुम्हारा दिमाग वहाँ तक जाता है जहाँ तक कोई सोच भी ना पाए। ये कोई और नहीं, आश्रय बोल रहा था, जिसका हाथ पंक्ति की बैग पर था। पंक्ति की सांस एक पल के लिए हलक में अटक गई। वो अपनी नज़रें नीचे झुकाकर बोली, आप यहाँ पर क्यों आए हैं आश्रय जी? अब तक वो आईने के सामने की तरफ देख रही थी, लेकिन अब जब आश्रय उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो उसने अपनी नज़रें नीचे की तरफ झुका ली। मतलब वो एक बार फिर से आश्रय को इग्नोर कर रही थी। अब ये बात भला वो कैसे ही बर्दाश्त करता। अगले ही पल अब उसने अपना हाथ पंक्ति की नाजुक सी कमर पर रखा और फिर उसे गोल घुमाया तो पंक्ति उसके सामने आ गई। अब आश्रय ने अपना हाथ उसके पेट पर रखा और उसे पीछे आईने से लगा दिया। पंक्ति की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी और उन झुकी हुई नज़रों को देखकर आश्रय की नज़रें उस पर इंटेंस होती जा रही थी। पंक्ति हिचकिचाकर बोली, आप यहाँ से चले जाइए आश्रय जी। आश्रय उसके चेहरे पर झुका और बोला, तुम मुझे बताने वाली कौन होती हो कि मुझे यहाँ पर रुकना है या फिर यहाँ से चले जाना चाहिए? पंक्ति ने अपनी नज़रें झुकाए हुए ही कहा, देखिए मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर आपको लगता है कि मैं आपको अपनी बातों के जाल में फंसा रही हूँ। इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने उसकी ठोड़ी के नीचे अपनी उंगलियाँ रखी और एक झटके से उसने पंक्ति का चेहरा ऊपर की तरफ उठाया और फिर बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो तुम? पंक्ति हैरानी से बोली, मैंने एटीट्यूड कब दिखाया आश्रय जी? ये बोलते हुए पहली बार था जब उन दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। आश्रय उसके चेहरे पर और भी ज़्यादा झुका और बोला, मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? ये एटीट्यूड नहीं तो और क्या है? पंक्ति मासूमियत से बोली, तो आप ही ने तो कहा था कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूं, आपको देखूं भी नहीं, आपके पास भी ना आऊं, तो फिर भला मैं कैसे आपकी तरफ अपनी नज़रें उठाऊं? मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूं आश्रय जी, मैं बस आपकी बात मान रही हूं। आश्रय एक बार फिर से बेहद गहरी आवाज़ में बोला, जो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो करके तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम मेरी बात मान रही हो? तुम्हें पता है कि मुझे भाई के साथ तुम्हारा शॉपिंग करने पर आना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी तुम उनके साथ शॉपिंग पर आई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये करने की?
पंक्ति की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। वो तुरंत बोली, मैं उन्हें कैसे मना करती। आश्रय भी झट से बोला, मेरे सामने तो बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी, उन्हें मना करने के लिए तुम्हारी जुबान नहीं खुली। पंक्ति की सांसें गहरी होने लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से बोली, वो नाराज हो जाते। आश्रय उसे बेहद गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, ओह रियली, उनकी नाराज़गी नाराज़गी और मेरी नाराज़गी। उसके इस सवाल पर पंक्ति के पास जवाब तो बहुत थे, लेकिन वो जवाब देती तो आश्रय गलत समझता, इसलिए वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। आश्रय उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। अचानक ही पंक्ति गोल घूम कर आईने के सामने खड़ी हो गई और आश्रय हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। पंक्ति अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए आश्रय जी। अभी वो बोल ही रही थी कि आश्रय ने जैसे ही पंक्ति के पेट पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचा। पंक्ति की पीठ आश्रय के सीने से आ लगी। उसकी हार्ट बीट एक पल के लिए स्किप हो गई थी। उसको सांसों में जो तूफान आया हुआ था वो आश्रय आईने के जरिए साफ देख सकता था, जहाँ पर उसका सीना बार बार ऊपर की तरफ उठ रहा था और फिर उतनी ही तेजी से नीचे की तरफ भी हो रहा था। आश्रय ने अब अपना सर उसके कंधे पर रखा और अपनी गहरी सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ते हुए बोला, मैंने तुमसे जो सवाल पूछा है पहले उसका जवाब दो, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे यहाँ से जाना है या नहीं। पंक्ति कांपती हुई आवाज़ में बोली, कैसा कैसा सवाल आश्रय जी। ये बोलते हुए उसकी नज़रें आश्रय पर ही थी, जिसका चेहरा उसे आईने से साफ दिखाई दे रहा था। वहीं आश्रय अब अपने होठों को हल्का सा तिरछा करते हुए बोला, बहुत अच्छी बात है, मतलब लोगों को कहा तो तुम्हें सब याद रहता है, लेकिन मेरा पूछा हुआ सवाल तुम 2 मिनट में ही भूल गई। कोई बात नहीं, मैं याद करवा देता हूँ। लोगों की नाराज़गी नाराज़गी, लेकिन मेरी नाराज़गी का क्या। दो अब मुझे जवाब। इस सवाल पर पंक्ति के होठ लगातार फड़फड़ा रहे थे। वो आश्रय की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, अगर आपकी नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ता तो बात ही क्या थी आश्रय जी। आपकी नाराज़गी से हद से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन बात यह है कि मुझे बेशक से फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। आपको तो मेरी हर चीज़ ढोंग लगती है। अगर मैं आपको मनाऊंगी तो भी आपको लगेगा कि मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ। तो बताइए, मैं आपको मनाऊँ भी कैसे। उसका सवाल सुनते हुए आश्रय के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत पंक्ति को गोल घुमाया। पंक्ति की पीठ एक बार फिर से आईने से लग गई और आश्रय उसके ऊपर झुककर बेहद गहरी आवाज़ में बोला, वेरी गुड, ये जानकर अच्छा लगा कि मेरी नाराज़गी से तुम्हें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हें फ़र्क पड़ना भी चाहिए। आश्रय राणा की नाराज़गी भी बहुत वैल्यू रखती है। पंक्ति अब और भी ज़्यादा कांपने लगी। वो आश्रय की आंखों में आंखें डालकर बोली, आपकी नाराज़गी तो वैल्यू रखती है आश्रय जी, लेकिन मेरा मेरा क्या क्या मेरी आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है क्या। मेरा होना ना होना आपके लिए कोई फ़र्क नहीं रखता। मुझे तो नाराज़ होना भी नहीं आता, तो आपसे मनाने की उम्मीद तो मैं क्या ही रखूं। लेकिन क्या मेरा नाराज़ होना आपको कभी मायने नहीं रखेगा। कभी आपको मेरी नाराज़गी से भी फर्क पड़ेगा। ये बोलते हुए उसकी गहरी सांसें आश्रय के चेहरे को छू रही थी और आश्रय की नज़रें लगातार उसके लबों पर इंटेंस होती जा रही थी। जब आश्रय ने पंक्ति का सवाल पूरा होने पर भी कोई जवाब नहीं दिया तो पंक्ति एक बार फिर से कुछ बोलने को हुई, लेकिन अचानक ही आश्रय ने उसके लबों पर अपना अंगूठा रखा और फिर उसके लबों को हल्का सा खोल दिया, जिससे अब पंक्ति कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और फिर आश्रय ने अपने अंगूठों को साइड कर उसके होठों को लॉक कर दिया। पंक्ति एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसकी धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने हाथ में एक ड्रेस और एक साड़ी लेकर ट्रायल रूम के अंदर आई। उसने ड्रेस और साड़ी को वहां साइड में रखा और फिर दरवाज़ा बंद करने लगी, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करती उससे पहले ही बाहर से एक हाथ अंदर की तरफ आया और वो दरवाज़ा बंद ही नहीं कर पाई। पंखुड़ी ने अपना चेहरा घुमाकर बाहर की तरफ देखा तो बाहर कोई और नहीं, प्रांस खड़ा था। उसे वहां पर देखकर पंखुड़ी का दिल जोरों से धक धक करने लगा और जब प्रांस दरवाज़ा खोलते हुए अंदर की तरफ आया और अगले ही पल उसने दरवाजे की चिटकिनी लगा दी। पंखुड़ी पीछे आईने से लग गई। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ पर। प्रांस उसके बिल्कुल करीब हुआ और बोला, क्यों, यहाँ पर किसी और को आना चाहिए था क्या। पंखुड़ी झट से बोली, क्यों, यहाँ पर कोई क्यों आएगा। प्रांस भी तुरंत बोला,
आजकल बहुत कुछ ऐसा होने लगा है जिसे देखकर मेरे दिल में भी यही सवाल आते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो तुम्हें भी तुम्हारे सवालों के जवाब मैं क्या ही दूंगा। पंखुड़ी का गला सूखने लगा क्योंकि प्रांस का गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। वो मुंह बनाते हुए बोली, शायद आपको बाहर पंक्ति का इंतजार करना चाहिए। वो ड्रेस ट्रायल करके बाहर आएगी, उसके बाद आपको उसे लेकर और शॉपिंग पर जाना होगा ना। ये बोलते हुए उसने साड़ी और उस ड्रेस की तरफ देखा जिसे वो ट्राई करने वाली थी। उसने जैसे ही रेड कलर की उस वेस्टर्न ड्रेस को हाथ लगाया, प्रांस ने तुरंत उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। पंखुड़ी को अपनी कलाई में दर्द महसूस होने लगा। वो प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, मुझे दर्द हो रहा है। प्रांस अपने जबड़े कसते हुए बोला, बाकी सब तो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और की पसंद की हुई ड्रेस अपने बदन पर पहनने की। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, कोई और नहीं है, वो देवर जी हैं। प्रांस ने उसकी कलाई को अब थोड़ा सा घुमाया तो पंखुड़ी के हाथ से वो ड्रेस छूट गई और उसकी सिसकी निकल गई। प्रांस ने अपना कदम आगे बढ़ाया और पंखुड़ी जैसे अब आईने के अंदर धंसने को हो गई। प्रांस उस पर झुका और बोला, जहाँ पर प्रांस राणा की हुकूमत हो वहाँ पर कोई और मैटर ही नहीं करता, बेशक से फिर सामने वाला कोई भी क्यों ना हो। जहाँ मैं हूँ वहाँ पर कोई और नहीं हो सकता, ये बात तुम जानती हो ना, और बहुत अच्छी तरह से जानती हो। पंखुड़ी ने अपना चेहरा हामी हिलाया और फिर मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन आप भी तो पंक्ति को शॉपिंग करवा रहे हैं। प्रांस तुरंत बोला, मतलब तुम मेरे साथ कंपटीशन कर रही हो? अगर ऐसा है तो ज़रा सोच समझकर कंपटीशन करना, कहीं बुरी तरह से हार ना जाओ, क्योंकि प्रांस राणा तो हारने नहीं वाला। पंखुड़ी नाक सिकोड़ कर बोली, बस इसी बात का तो गुरूर है आपको। प्रांस तिरछा मुस्कुराया और बोला, और तुम इस गुरूर से खेलने की कोशिश कर रही हो। पंखुड़ी झट से बोली, अब आप मुझे धमका रहे हैं। अगर आप पंक्ति को शॉपिंग करवाएंगे तो मैं भी देवर जी की तरफ से ये ड्रेस लूँगी। प्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो बेहद इंटेंस वॉइस में बोला, मतलब तुम नहीं मानोगी? पंखुड़ी ने एक पल के लिए अपने लोअर लिप को अंदर की तरफ दबा लिया और प्रांस की तरफ देखने लगी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही प्रांस अब पीछे की तरफ हट गया। वो झट से बोला, तुम्हें पता है इन दोनों ड्रेस की नेक कितनी ज़्यादा डीप है? पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे नहीं पता, अभी मैंने इन्हें ट्राई नहीं किया, पहले इन्हें ट्राई करूंगी और फिर इन्हें पहनकर बाहर जाऊंगी। बाहर रिया। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस ने पंखुड़ी की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। पंखुड़ी के हाथ प्रांस के कंधे पर आ गए। प्रांस ने उसकी ठोड़ी के नीचे अपनी 2 उंगलियां रखी और फिर उसका चेहरा हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया तो पंखुड़ी की एक बार फिर से आह निकल गई, क्योंकि प्रांस ने ये सब कुछ एक झटके से किया था। प्रांस की नज़रें अब पंखुड़ी की गर्दन पर थी और अगले ही पल उसने अपने लबों को पंखुड़ी की गर्दन पर रख दिया। पंखुड़ी ने अपने हाथों को प्रांस के कंधों पर और भी ज़्यादा कस दिया। प्रांस उसके कॉलर बोन पर उसे लब बाइट दे रहा था। पंखुड़ी ने दर्द के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हल्की हल्की सिसकियाँ निकल रही थी और उन सिसकियों को सुनकर प्रांस और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से उसे लब बाइट देने लगा था। पंखुड़ी दर्द से तड़पते हुए बोली, जान दर्द हो रहा है, सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए ना। अब एक झटके से उसने पंखुड़ी को छोड़ा तो पंखुड़ी वापस पीछे आईने पर जा लगी। उसकी सांसें इस वक्त बेहद गहरी चल रही थी और वो अपनी उंगलियों से अपनी कॉलर बोन को छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपना हाथ भी वहाँ पर नहीं लगा पा रही थी। अब प्रांस ने अपने दोनों हाथ आईने पर रखे और फिर उसके कंधे पर झुककर उसके कान के पास फुसफुसाकर एकदम डेविल वॉइस में बोला, तो फिर तुम यहाँ पर आई ही क्यों जान? ये बोलते हुए उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा इंटेंस थी कि पंखुड़ी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। अगर अब तुम इस ड्रेस और इस साड़ी को पहनकर बाहर आ सकती हो तो बेशक से आ जाना। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे और पंखुड़ी उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। वो आईने में ही प्रांस को देखते हुए बोली, मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है जान, मेरी जान निकल रही है। प्रांस कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, वैसे जान निकालने का एक और तरीका भी होता है। पंखुड़ी ने सवालिया नज़रों से उसे देखा और फिर अगले ही पल प्रांस का हाथ उसे अपने पेट पर महसूस हुआ।
पंखुड़ी का मुंह एकदम से खुला और अगले ही पल उसने अपने लोअर लिप को एक बार फिर से अंदर की तरफ दबा लिया। फ्रांस ने अब अपनी उंगलियों से उसके गर्दन पर आए हुए बालों को हटाया और फिर वहां अपने लब रखकर उसे चूमते हुए उसकी बगल में आईने पर हाथ रखते हुए बोला, वैसे जहाँ से तुमने ये पिंक कलर की साड़ी उठाई है ना, वहाँ पर एक ब्लू कलर की साड़ी पड़ी है जिस पर वाइट मोतियों का वर्क था। वो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी और हाँ, उसे तो तुम्हें ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसका ब्लाउज़ तो एकदम तुम्हारी फिटिंग का था। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसे उसका परफेक्ट साइज तक पता था। फ्रांस अब चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लिए पीछे की तरफ हटा और अगले ही पल चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर वहां से चला गया और पंखुड़ी को ऐसा लगा जैसे उसकी जान दोबारा उसके अंदर आ गई हो। सच में फ्रांस ने कुछ ही पलों में उसकी वो हालत कर दी थी। उसकी आंखों के सामने से फ्रांस का चेहरा जा ही नहीं रहा था और ना ही उसके अंदर से वो एहसास जो फ्रांस उसके पास कहीं छोड़ गया था। ये बोलते हुए उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं फ्रांस के चेहरे पर डेविल स्माइल लिए वापस काउंटर की तरफ आ चुका था, लेकिन पंक्ति अभी भी वहां पर नहीं आई थी। फ्रांस ने अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाया। वो आश्रय को ढूंढ रहा था। जब उसे आश्रय वहां पर नजर नहीं आया तो वो समझ चुका था कि आश्रय कहाँ पर होगा। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति के ट्रायल रूम में पंक्ति के हाथ आश्रय के सीने पर थे और आश्रय उसके चेहरे पर झुका हुआ उसे किस कर रहा था। उसने तो पंक्ति को किस करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब उसे पंक्ति की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे एक अलग ही फ्रस्ट्रेशन होने लगी। इसलिए उसने अपनी उंगलियों के पंक्ति को गालों पर रखा और उन्हें जोर से दबाया, लेकिन अभी भी उसे पंक्ति की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था जो उसे चाहिए था। इसलिए उसने उसको छोड़ा और गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, मुझे रिस्पॉन्स दो। पंक्ति की आंखें बंद थी, लेकिन आश्रय की बात सुनकर उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला। उसके चेहरे पर इस वक्त सवालिया एक्सप्रेशंस थे, जबकि आश्रय उसे इंटेंस नज़रों से देख रहा था। पंक्ति उसकी तरफ देखते हुए बेहद धीमी आवाज़ में बोली, रिस्पॉन्स? कैसा रिस्पॉन्स आश्रय जी? आश्रय गुस्से से बोला, मेल भेजा है मैंने तुम्हें, उसका रिप्लाई दे दो। पंक्ति सोच में पड़ गई कि आश्रय कौन सी मेल का जिक्र कर रहा है। क्या उसने सच में उसे कोई मेल भेजी है? और वहीं उसके एक्सप्रेशंस देखकर आश्रय का मन किया कि अपना सर ट्रायल रूम की दीवार पर दे मारे। उसने एक झटके से पंक्ति को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जहाँ तुम्हें अपना दिमाग नहीं चलाना होता है वहाँ तुम कुछ एक्स्ट्रा चलाती हो, जहाँ चलाना होता है वहाँ पर चलता नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम खुद बेवकूफ़ हो या फिर मुझे ही बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें समझाना वैसे इम्पॉसिबल है, लेकिन आई होप मैं तुम्हारी ट्रिक्स को थोड़ा क्रैक कर पाऊँ। पंक्ति अभी भी सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। वो आश्रय को कुछ कहती उससे पहले ही वो वहाँ से जा चुका था। पंक्ति मुँह बनाते हुए बोली, ये क्या बात हुई भला? हमेशा अपनी बात कहकर चले जाते हैं और जब मेरे बोलने का वक्त आता है तो ये मेरी बात तक सुनते नहीं हैं। इन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं इन्हें इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन इन्होंने खुद ही तो कहा कि मुझे इग्नोर करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पहले कहते हैं कि मुझे देख क्यों रही हो, और अगर नहीं देखती हूँ तो सवाल करते हैं कि मैंने देखा क्यों नहीं। मुझे तो लगता है आश्रय जी खुद कंफ्यूज हैं, इसलिए अब मुझे भी कंफ्यूज करके चले गए। लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगी। आप कहते हैं ना कि मैं आपको अपनी बातों के जाल में फंसाती हूँ, लेकिन जाल तो आपकी बातें हैं आश्रय जी, जिनमें मुझे बिल्कुल भी नहीं फंसना। इसलिए मैं वही करूँगी जो मैं आज सुबह से कर रही हूँ। ना आपको देखूँगी, ना आपके पास आऊँगी, ना आपसे बात करूँगी, और ना ही फिर हम दोनों की लड़ाई होगी। और हम दोनों की लड़ाई नहीं होगी तो आप भी चैन से रह पाएंगे और मुझे भी तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि आपका प्यार नहीं मिलता तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन आपकी नफ़रत मिलती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो किसी मासूम से बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगी थी। वहीं आश्रय बाहर की तरफ आ चुका था। बाहर आते ही उसकी नज़रें फ्रांस पर गई, जो अपनी पॉकेट में हाथ डालकर वहां खड़ा था और उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा झलक रहा था। उसकी नज़रें इस वक्त पंखुड़ी पर थी। वहीं पंखुड़ी परेशान लग रही थी, क्योंकि फ्रांस ने उसे वो दोनों ड्रेसेज लेने से मना कर दिया था। तभी अचानक से उसकी नज़र वहां पर रखी हुई ब्लू साड़ी पर गई जिसका जिक्र फ्रांस ने किया था।
उस पर वाइट मोतियों का वर्क था। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई दोनों ड्रेस नीचे फेंकी और उस साड़ी को उठाकर बोली, मुझे मुझे ये साड़ी लेनी है। आश्रय भी अब तक वहाँ पर आ चुका था। वो तुरंत बोला, लेकिन आप तो ये वाली ड्रेस ट्राई करने गई थी ना भाभी, और ये पिंक वाली साड़ी भी तो, ये वाली अब आपको नहीं चाहिए क्या? पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर फ्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट तैर गई थी। जब वो अपनी पर आ जाए और फिर कोई उसके कहने से बाहर हो जाए, और स्पेशली उसकी खुद की बीवी, ऐसा कैसे हो सकता है? पंखुड़ी ने उस ब्लू साड़ी को अपने हाथ में उठाया हुआ था। रिया उस साड़ी की तरफ देखते हुए बोली, वैसे मानना पड़ेगा, आपकी चॉइस तो काफ़ी अच्छी है भाभी। ये ब्लू साड़ी तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। पंखुड़ी झट से बोली, लेकिन इसे लूंगी मैं ही। अगर तुम्हें लेनी है तो कोई और ले लो, लेकिन ये साड़ी मैं नहीं दूंगी। रिया मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आप मुझे ये साड़ी मत दीजिए, लेकिन कम से कम आप तो इसे ट्राई करके देख लीजिए। ज़्यादा नहीं तो ब्लाउज ही सही, आपकी फिटिंग का पता चल जाएगा। पंखुड़ी झट से बोली, उन्होंने कह दिया ना ये मेरी फिटिंग है, तो मतलब ये मेरी फिटिंग। ये बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई थी और रिया हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। आश्रय और तंस की नज़रें तो सीधा प्रांस की तरफ घूम गई थी और पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो रायता फैला दिया वो उसे समेटे तो समेटे कैसे। उसने तुरंत उस ब्लू साड़ी को काउंटर पर रखा और बोली, मैंने पसंद कर ली, अगर मुझे ये साड़ी लेकर देनी हो तो ले लीजिएगा, वरना मुझे नहीं लेना कुछ भी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से बाहर की तरफ निकल गई और सब लोग उसे जाते हुए देखते रह गए। आश्रय और तंस तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर की तरफ निकले और साथ ही साथ रिया भी। वहीं प्रांस की अब हंसी छूट गई। वो खुद से ही बोला, और तुम मुझे चैलेंज करती हो रोज पीटर, मुझसे कंपटीशन करती हो, मुझे प्रोवोक करती हो। अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। सोचो, अगर मैं अपनी पर आ गया तो तुम्हारा क्या ही हाल होगा। बातें करती हो मेरे साथ लड़ने की, और हैंडल तुम मुझे कर नहीं पाती। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। तकरीबन 5 मिनट और बीत गए और अब उसे पंक्ति की फिक्र होने लगी, क्योंकि अब तक तो पंक्ति को ट्रायल रूम से आ जाना चाहिए था, लेकिन पंक्ति तो ट्रायल रूम में बैठे ही रो रही थी। तभी अचानक ही दरवाज़ा नॉक हुआ और बाहर से प्रांस की आवाज़ आई, पंक्ति, तुम ठीक तो हो ना? अभी तक तुमने ड्रेस ट्राई नहीं की क्या? उसकी आवाज़ सुनकर पंक्ति एकदम से होश में आई। उसने एक दो गहरी सांसें ली और फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली, मैं ठीक हूँ प्रांस भाई, बस अभी बाहर आ रही हूँ। मैंने ड्रेस भी ट्राई कर ली, दोनों ड्रेस बिल्कुल सही हैं। प्रांस कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं जो उसे पंक्ति की आवाज़ में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल उसने खुद को शांत रखा और बड़े ही प्यार से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अब प्लीज़ और ज़्यादा वक्त मत लगाना। जल्दी बाहर आओ, हमें और भी शॉपिंग करनी है ना। ये बोलते हुए उसका मकसद सिर्फ फिलहाल पंक्ति को बाहर बुलाना था। पंक्ति ने भी जल्दी से कहा, बस 2 मिनट में आई मैं भाई। उसका रिप्लाई सुनकर प्रांस वहाँ से चला गया और आश्रय के बारे में सोचने लगा। वो बाहर की तरफ आया और अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा। तभी उसकी नज़र सामने आश्रय पर गई, जो पंखुड़ी को ढूंढ रहा था। पंखुड़ी पता नहीं उस स्टोर से बाहर निकलकर अचानक ही कहाँ गायब हो गई और अब तक किसी को मिली नहीं थी। तभी प्रांस आश्रय के सामने जाकर खड़ा हुआ और बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे रुलाने की? आश्रय तुरंत बोला, अब मैंने किसे रुलाया? प्रांस उसके थोड़ा सा करीब हुआ और बोला, बताऊं मैं अभी कि तुमने किसको रुलाया? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशंस थे। आश्रय अब उसकी बात का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ चुका था। वो गहरी सांस लेकर बोला, देखो भाई, मैं जानता हूँ आपके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, लेकिन प्लीज़ आप हम दोनों के मैटर में इंटरफेयर। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस अब उसके थोड़ा सा और ज़्यादा करीब आया और बोला, मेरे सामने ज़ुबान थोड़ी सोच समझ कर ही खोलना। जानते हो तुम मुझे, मैं रिश्तों का लिहाज भी नहीं करता। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो आश्रय की हालत भी थोड़ी ढीली हो गई थी, लेकिन अब वो बड़े ही आराम से बोला, ओके फाइन, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसकी और मेरी इक्वेशन बहुत अलग है। आप उसकी साइड तो समझ रहे हैं, लेकिन मेरी साइड भी समझिए। पर अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो इट्स ओके। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि या तो मैं उसे पूरी तरह से इग्नोर करूँ, या फिर अगर उससे बात भी करूँ तो थोड़ा पोलाइट होकर करूँ।
प्रांस ने अपने हाथ पॉकेट में डाले हुए थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही एटीट्यूड झलक रहा था। उसने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, वेरी गुड, आइंदा थोड़ा ध्यान रखना, और जिसे तुम ढूंढ रहे हो ना, वो कैफेटेरिया में बैठी आइसक्रीम खा रही है। उसकी बात सुनकर आश्रय के होश उड़ गए। वो लोग पिछले 10 मिनट से पंखुड़ी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पंखुड़ी कहाँ गई। और प्रांस, जो ना ही उसके पीछे बाहर निकला और ना ही पंखुड़ी के पीछे पीछे गया, उसे पता था कि पंखुड़ी कैफेटेरिया में बैठी आइसक्रीम खा रही है। प्रांस वहाँ से जाने लगा। अचानक ही आश्रय बोला, वैसे पंक्ति के लिए तो आपको बुरा लग रहा है, लेकिन भाभी के बारे में क्या ख्याल है? उन्हें जो आप हर्ट कर रहे हो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? उसकी बात सुनकर प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा और बड़े ही इंटेंस वॉइस में बोला, छोटे हो, छोटे बनकर रहो, बड़े बनने की कोशिश करोगे तो अच्छे से बड़ा बनाऊंगा मैं। उसकी इस बात पर आश्रय एक बार फिर से चुप हो गया और चुपचाप कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर सच में पंखुड़ी आराम से चेयर पर बैठी थी और अपनी आइसक्रीम का वेट कर रही थी। उसने एक आइसक्रीम तो खा भी ली थी और अब उसे दूसरी का इंतज़ार था। घर जाने पर तो उसे एक बार फिर से दलिया खिचड़ी जैसी चीज़ें मिल सकती थी, इसलिए वो यहाँ आने का पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। जैसे ही आश्रय वहाँ पर पहुँचा, तंस और रिया भी वहाँ पर आए और हैरानी से पंखुड़ी की तरफ देखने लगे। वो तीनों उसके सामने आकर बैठे और बोले, ये क्या बात हुई भाभी, आप हमें वहाँ पर अकेला छोड़कर आ गईं? पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, आप तो तीनों एक साथ थे ना, तो फिर आप लोग अकेले कैसे हुए? अकेली तो मैं हूँ जिसे आप लोगों ने यहाँ पर भेज दिया। आप लोग मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख रहे हो। मैं सासू माँ से आप तीनों की शिकायत करूँगी। उसकी बात सुनते हुए तंस, आश्रय और रियाते के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट थी। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वहीं दूसरी तरफ पंक्ति ट्रायल रूम से बाहर आई तो बाहर आते ही उसकी नज़रें प्रांस पर गई, जो वहीं साइड में खड़ा था। वो भी प्रांस के पास आकर खड़ी हुई और बोली, ये दोनों ड्रेस अच्छी है भाई, अगर आप मुझे ये दोनों ड्रेस लेकर देना चाहते हैं तो लेकर दे सकते हैं, मैंने इन्हें पहनकर देख लिया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही मायूसी सी झलक रही थी। बेशक से उसने अपने आंसुओं को साफ कर लिया था, लेकिन अभी तक उसे हर्ट हो रहा था। प्रांस पंक्ति के बिल्कुल करीब हुआ और अगले ही पल उसने अपने हाथों से वो दोनों ड्रेस ली और काउंटर पर रखते हुए बोला, ये और इसके अलावा 2-4 ड्रेस मैंने और पसंद की है, वो साड़ी राणा मेंशन भिजवा देना। ये बोलकर उसने वापस पंक्ति की तरफ देखा। पंक्ति ने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। प्रांस ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रखा और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आश्रय ने भला बुरा सुनाया? पंक्ति की आंखों में नमी तैर गई। जैसे ही उसकी आंखों में वो नमी आई, प्रांस तुरंत बोला, चुप, बिल्कुल चुप, खबरदार अगर रोई तो। जैसे ही उसने ये बात कही, पंक्ति ने तुरंत अपने आंसुओं को अपनी आंखों में ही रोक लिया। क्या आप लोगों को कहानी पसंद नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों की राय हुई कि मैं ये कहानी को बंद कर दूं, तो मैं इस कहानी को बंद कर दूंगी, क्योंकि कहानी बनाने में मुझे उतनी ही मेहनत लगती है जितनी नई कहानी शुरू करने में। लेकिन जो व्यूअर शुरू से जुड़े होते हैं, अगर कहानी बीच में रोक दी जाए तो फिर वो नाराज़ होते हैं कि इतनी कहानी सुनने के बाद आपने बिना रिजल्ट के कहानी को रोक दिया। इसलिए मैं इस कहानी को पूरा करना चाहती हूँ और मुझे लगता है किसी भी कहानी का उद्देश्य दर्शकों को एंटरटेन करना होता है, और ये कहानी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को एंटरटेन करने में कोई कमी छोड़ रही है। बाकी कहानी काफ़ी बड़ी है क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कहानी अच्छी नहीं जा रही है तो मैं कहानी को बंद कर दूंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।